हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल बायोलॉजी क्लास 11 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो लिविंग सिस्टम है वो सेल से मिलकर बना है और इस लिविंग सिस्टम में चीज़ें सेल के अंदर इंटर करती हैं या सेल से बाहर निकलती हैं। तो जब भी कोई चीज़ सेल के बाहर से सेल के अंदर इंटर करे या अंदर से सेल से बाहर निकले तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है क्योंकि किसी भी सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हालांकि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, तो चीज़ें सेल के अंदर इंटर करती हैं और सेल से बाहर निकलती है। जैसे ऑक्सीजन है सेल के अंदर इंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बनी हुई सेल से बाहर निकलेगी, ग्लूकोज बाहर से अंदर आएगा, सोडियम के आयन अंदर आएंगे, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर भी आते हैं और बाहर भी निकलते हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक्रोस होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन भी है, ये दो तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। एक कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हालांकि हम दोनों ही ट्रांसपोर्ट को डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट का अर्थ है जहां आपको एनर्जी का यूज नहीं होगा, है ना, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अर्थ है कि जैसे बाहर से अगर अंदर कोई चीज़ आ रही है तो मैं कहूँ कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो स्मूथली क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर चीज़ें अगर मूव कर रही होंगी तो इसे कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। कभी भी जब भी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और इसमें एनर्जी की नीड नहीं होगी। और सेल का जो एनर्जी फॉर्म है वो है एटीपी। सेल के अंदर जो भी एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में रहती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहेगी। तो उस एनर्जी का यूज नहीं होगा, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब अगर बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो चीज़ें बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं, है ना। कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर चीज़ें क्या कर रही होंगी, मूव कर रही होंगी। और इस मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, डिटेल में जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, ये ट्रांसपोर्ट की एक अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट होता है। तो अगर इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को समझें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कह सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये कहाँ से कहाँ की ओर होगा, ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी पार्टिकल है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। किस केस में, पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात करें तो हम कह सकते हैं नो नीड ऑफ एनर्जी। नो नीड ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की नीड नहीं होगी। और सेलुलर एनर्जी का फॉर्म क्या है, दैट इज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है कि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, है ना। इट मीन्स वी कैन से दैट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कह सकते हैं। इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अर्थ होता है डिफरेंस। जैसे कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन बहुत कम है, मींस पार्टिकल बहुत ज़्यादा बाहर हैं, बहुत कम पार्टिकल अंदर हैं, तो ये डिफरेंस क्रिएट होगा ना, और यही डिफरेंस कहलाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। इट मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। किसका मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, पार्टिकल्स का, है ना, या किसी सब्सटेंस का मूवमेंट। और दूसरी चीज़ है इसमें नो नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एटीपी का यूज आपको नहीं होगा। बिना एनर्जी के ही ये ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलेगा।
अब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता कितने तरह का है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये मूवमेंट 3 तरह का होता है। 3 तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल में हमको देखने को मिलता है। ये कौन कौन सा, इसकी अगर टाइप की अगर बात करें तो टाइप में लिख दिया 3, है ना। 3 टाइप आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं टाइप। पहला टाइप है आपका सिंपल डिफ्यूजन, पहला टाइप कहलाता है सिंपल डिफ्यूजन। सेकंड टाइप रहेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड इन द ऑस्मोसिस। ये 3 टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड वन इज द ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन है क्या? सिंपल डिफ्यूजन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो कहलाएगा सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है? तो सिंपल डिफ्यूजन में जैसे हमने एक कमरे के किनारे में अगरबत्ती जला दी तो अगरबत्ती का धुआं थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि पूरे कमरे में भर जाएगा, लेकिन सबसे पहले धुआं आपको कहाँ दिखाई देगा? जहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाई है, तो कंसंट्रेशन वहाँ आपको ज़्यादा है, धीरे धीरे वो धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है ना। जैसे आपने एक गिलास पानी में चीनी डाल दी तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी सारे के सारे पानी में घुल जाएगी। तो ये भी क्या है, एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है। तो सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज लिख सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वी कैन से दैट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे जो पल्मोनरी गैसेज होती है ना, जैसे हमने जो गैस ली, हमने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन की तरह हमने ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया, तो ऑक्सीजन फाइनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ पहुँचती है भाई? ये हमारे एल्वोलाई में पहुँचेगी। अब एल्वोलाई में गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एल्वोलाई के बाहर जो ब्लड है उसमें गैसेस का ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी, मीन्स एल्वोलाई से ये ब्लड में मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब जनरली सिंपल डिफ्यूजन होता कहाँ पर से है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने इसका स्ट्रक्चर पहले इससे पहले वीडियो में देखा भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड वाला एरिया है ना। तो इस फॉस्फोलिपिड वाले एरिया से सिंपल डिफ्यूजन होता है ना। तो इस फॉस्फोलिपिड वाले एरिया से सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और ये जो फॉस्फोलिपिड वाला एरिया है, इसमें आप देखेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड है, इसका हेड और टेल दिखाई दे रही होगी आपको। तो जो फॉस्फोलिपिड का हेड होता है ये तो वाटर लविंग होता है, लेकिन जो टेल होगी वो वाटर हेटिंग होगी, है ना, हाइड्रोफोबिक होगी, और ये नॉन पोलर है ये टेल। ठीक है, तो ये क्या करती है कि पोलर मॉलिक्यूल्स को, जैसे आयंस हैं या वाटर का मॉलिक्यूल है या लार्ज पार्टिकल्स है, इनको आर पार नहीं होने देती। तो लार्ज पार्टिकल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इस फॉस्फोलिपिड वाले एरिया से आर पार नहीं हो पाते हैं। तो अब इस वाले एरिया से आर पार कौन सी चीजें होंगी ये जानना है ना। तो इस वाले एरिया से आर पार हो पाती हैं जैसे गैसेस हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इससे पार होकर यहाँ अंदर पहुँच जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर बनेगी ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चले जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही स्पीडी होगी, उतनी ही तेजी के साथ होगी। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है तो ये मॉलिक्यूल आसानी से क्या कर लेते हैं कि सेल के अंदर चले जाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो एक चीज़ तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। दूसरा, जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, तो जो भी हमारे स्टेरॉयड हार्मोन हैं वो भी, क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन में लिपिड के बने हुए हार्मोन, तो वो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड वाले एरिया के थ्रू आसानी से अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको उसको भी लिख देता हूँ, स्टेरॉयड
हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के जो मॉलिक्यूल हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर लिए जाएंगे, अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन के अलावा जिसमें सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे कभी कभी हम ड्रग लेते हैं ना, तो कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको भी, दवाइयाँ तो हम खाते हैं, तो उन दवाइयों में कई सारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी होती हैं। तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स भी क्या होंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड वाले एरिया के थ्रू सीधे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन कम है। ऐसे ही बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ये फॉस्फोलिपिड वाले एरिया के थ्रू अंदर आ जाएंगे। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेगा, मूव करेगा विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, बिना एनर्जी की नीड के। और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन शो करते हैं, है ना। स्टेरॉयड हार्मोन के मॉलिक्यूल हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ये इजीली क्या कर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड वाले एरिया से को पार करके सीधे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन किस में हो रहा है भाई, आपका ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में, स्टेरॉयड हार्मोन में, किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। दूसरी चीज आती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इस फॉस्फोलिपिड वाले एरिया को क्रॉस नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि पोलर वाले मॉलिक्यूल को तो भाई इसकी जो टेल है वो अंदर आने ही नहीं देती, क्योंकि ये नॉन पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल की एंट्री को अंदर एंट्री नहीं देती है, तो यहाँ से आ नहीं पाएंगे। और लार्ज मॉलिक्यूल भी इस बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं। तो इनको अंदर लाने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वो प्रोसेस कराती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, कोई फैसिलिटेटर प्रोटीन होंगी, है ना। जैसे कि हमने देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ प्रोटीन देख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो अलग अलग तरह की प्रोटीन्स पर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये फैसिलिटेटर प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो ये फैसिलिटेटर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं कि बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने का काम करती हैं, सेल के अंदर लाती हैं, सेल से बाहर ले जाती हैं। ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ये भी कैसा होगा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और ये प्रोटीन बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोटीन है वो सोडियम आयन को भी अंदर ले आ रही है और पोटेशियम आयन को भी अंदर ले आ रही है, ऐसा नहीं होता, है ना। सोडियम आयन के लिए अलग तरह की प्रोटीन होगी, पोटेशियम आयन के लिए अलग तरह की प्रोटीन होगी, ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए अलग तरह की प्रोटीन हमको देखने को मिलेगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम कह सकते हैं कि ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट असिस्टेड बाय कैरियर प्रोटीन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन the particles move across the plasma membrane along the concentration gradient but assisted by carrier proteins। आप लिख सकते हैं but assisted by carrier protein, वो carrier protein के थ्रू assisted रहेंगे। जैसे जैसे जो सोडियम आयन है वो अंदर कैसे आ रहा है, तो उसके अंदर आने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर, जैसे ये एक मैकेनो रिसेप्टर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैकेनो रिसेप्टर देख रहे हैं, ये वोल्टेज चैनल है, ये वोल्टेज चैनल है, ठीक है। तो जैसे सोडियम का आयन है ये इन मैकेनो रिसेप्टर के थ्रू अंदर आएगा। अब जैसे जानते हैं कि जो नर्व सेल होती है ना, तो नर्व सेल की एक्टिविटी तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के अंदर बाहर होने से ही आगे बढ़ती है। नर्व क्या करती है, किसी भी इंपल्स को, किसी भी मैसेज को ले जाने का काम करती है, उनको कैरी करने का काम करती है। तो ये जो मैसेजेस हैं नर्व के, वो सोडियम और पोटेशियम आयन के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं, है ना, और हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से ब्रेन तक या ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, जैसे सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये मैकेनो रिसेप्टर ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही सोडियम कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना। मैकेनो रिसेप्टर मीन्स वजन, मतलब ऐसे रिसेप्टर जो वजन बढ़ने से खुल जाएंगे। जैसे अगर बाहर वेट अगर ज़्यादा हो गया इन सोडियम आयन का तो ये रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए एक बाहर से मैसेज भी आता है ना, तो उस नर्व का मैसेज होगा, उस मैसेज के बाद ये खुलते हैं, जिसको हम स्टिमुली कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसको नर्व वाले चैप्टर में हम डिटेल में देख रहे होंगे।
ठीक है। तो ये कुछ मैकेनोरिसेप्टर हैं, जैसे वोल्टेज चैनल है सोडियम आयन के लिए, और ऐसे पोटेशियम आयन के लिए भी होते हैं। सोडियम आयन के लिए अलग चैनल है, पोटेशियम आयन के लिए अलग चैनल है। तो ये मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, वेट बढ़ने के साथ ही चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक। इसके अलावा इसी को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो कुछ कैरियर प्रोटीन है, जैसे ग्लूट करके एक कैरियर प्रोटीन होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लूट करके एक कैरियर प्रोटीन है, जैसे ग्लूट है, ये ग्लूट प्रोटीन, ठीक है। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से इसको हम जानते हैं, ये ग्लूट प्रोटीन है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी प्रोटीन चैनल होंगे, लेकिन ये जो प्रोटीन चैनल होते हैं, सॉरी प्रोटीन चैनल नहीं बल्कि कैरियर प्रोटीन होती हैं, ये है ना, ये कहलाती हैं कैरियर प्रोटीन। ये तो हमारे क्या है, प्रोटीन के चैनल हैं, जिन्हें हम मैकेनोरिसेप्टर या वोल्टेज चैनल भी कह रहे हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज द ग्लूट प्रोटीन, ये कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं, इनका शेप फिक्स नहीं होता है ना। जैसे ही यहाँ को ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसमें अंदर आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से खुल जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कहाँ ले आएगा, ये अंदर ले आएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है ये कहलाती हैं ग्लूट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। अब देखिए, ये कैरियर प्रोटीन है और ये चैनल प्रोटीन है, इन दोनों में डिफरेंस है। जो चैनल प्रोटीन होगा इसका शेप फिक्स रहेगा, चैनल प्रोटीन का शेप हमेशा फिक्स रहता है, जबकि जो कैरियर प्रोटीन होती है इसका शेप बदलते रहता है। जैसे मैंने कहा ना, पहले इस तरह के होते हैं, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमको फंसेगा तो ये इस तरह के हो जाएंगे और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अंतर क्या है, देखो सिमिलरिटी क्या है, दोनों अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलेगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप एक लाइन और जोड़ देंगे, इट इज असिस्टेड बाय कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू क्या रहेगा, असिस्टेड रहेगा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू असिस्टेड रहेगा। हालांकि यहां को भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है। क्लियर। अब तीसरा है ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है ना, या अदर सॉल्वेंट का मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि मैं तीनों की डेफिनेशन अभी आगे लिख दूंगा, लिखी हुई मैं आपको डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो तीसरी चीज है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और इस ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, सेल के अंदर इंटर करता है या सेल से बाहर निकलता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या क्या चीजें अंदर आ रही थी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है, ये सारी चीजें अंदर आ रही थी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका सोडियम आयन अंदर आया था, पोटेशियम आयन अंदर आया था, या इसके अलावा ग्लूकोज का जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल माना जाता है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस प्रोसेस के थ्रू इंटर करता है सेल के अंदर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, जो H2O को ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन होती है ना, उनको हम कहते हैं एक्वापोरिन, ठीक है। तो H2O जो ट्रांसपोर्ट होगा इन एक प्रोटीन के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं एक्वापोरिन। ये क्या करती है, H2O को बाहर से अंदर लाने का काम करती है, ठीक। और वाटर मॉलिक्यूल का अंदर आना कहलाता है क्या, ऑस्मोसिस। जनरली ये देखने को मिलता है कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होगा वो कम रहता है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कई सारे आयन से हैं, तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, है ना। तो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा, है ना। तो यहाँ आपको किस चीज का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऑस्मोसिस का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अदर सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल मूव करेंगे, सॉल्यूट की मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं आपको। सॉल्वेंट मतलब जो घुलाने वाला है ना। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और इसके लिए किस चीज का होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑस्मोसिस होगा तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की एक दूसरी डेफिनेशन भी दी जा सकती है, जिसमें इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन कहा जा सकता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है बाहर ज्यादा है ना, और अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। भाई अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है का मतलब क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल वहां कम है, और बाहर कंसंट्रेशन कम है मींस वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन भी हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो ऑस्मोसिस में जनरली वाटर मॉलिक्यूल का या अदर सॉल्वेंट का मूवमेंट देखने को मिलता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन दूसरी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होनी जरूरी है। लेकिन दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि बाहर तो H2O का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अंदर H2O का कंसंट्रेशन कम होगा, तभी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा अंदर। जो ऑल ओवर कंसंट्रेशन है अंदर ज्यादा होने का अर्थ है कि अंदर H2O का कंसंट्रेशन कम है, तो H2O अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। तो दो तरह की डेफिनेशन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह का जो तीन प्रोसेस हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है वीडियो, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। जो इजाज़त दीजिए, तो थैंक यू।